एस तिवारी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट रायबरेली से स्टडी विद यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पाठ्य सामग्री भेज रहे हैं। काफ़ी कुछ भेजा जा चुका है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा के ज्ञान के संबंध में हमने महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास भेजे। आशा करते हैं कि पसंद आए होंगे। आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी में संधि भाग 3, हमने भाग 1 और भाग 2 में, भाग 1 में संधि के भेद और स्वर संधि उसका पूरा विवरण दिया। भाग 2 में व्यंजन संधि के बारे में हमने बताया। अब विसर्ग संधि के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि शुरुआत में हमने बात की थी कि संधि का मतलब होता है जोड़। वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है और इसमें दो वर्ण आपस में मिल करके कोई नया वर्ण बना लेते हैं, इससे वहाँ पर जोड़ पैदा होता है, इससे संधि कहते हैं। स्वर वर्ण में अगर विकार होता है तो स्वर संधि है, व्यंजन वर्ण में विकार होता है तो व्यंजन संधि है। अगर इसी प्रकार से अगर विसर्ग वर्ण में परिवर्तन हो जाता है तो विसर्ग संधि है। इसकी परिभाषा में ये होगा कि विसर्ग के बाद, परिभाषा ये है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से अगर विसर्ग वर्ण के रूप में परिवर्तन हो जाए, विकार हो जाए, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। क्या परिभाषा है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से अगर विसर्ग वर्ण के रूप में परिवर्तन हो जाए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। जैसे व्यंजन संधि के कुछ नियम थे, वो नियम जहाँ पर लागू होते थे वहाँ व्यंजन संधि थी, उसी प्रकार से कुछ नियम यहाँ भी है, वो जहाँ लागू होंगे वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो नियम नंबर 1 इसका ये है कि विसर्ग के बाद चाछा अथवा टाठा अथवा ताथा, इन वर्णों में से कोई वर्ण आता है। विसर्ग के बाद चाछा अथवा टाठा अथवा ताथा, इन वर्णों में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्रमशः तालव्य मूर्धन्य और दंतीसा हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद अगर चाछा आया है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य होगा, विसर्ग के बाद टाठा आया है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य होगा, विसर्ग के बाद ताथा आया है तो विसर्ग के स्थान पर दंतीसा होगा। उदाहरण आप देखें, जैसे निधन चय, देखिए विसर्ग के बाद च आया तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य हुआ तो मना निश्चय। जैसे निधन छल, देखिए विसर्ग के बाद छ आया है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य ही होगा तो निश्चल। उसी प्रकार से टा का देखिए धनुधन टंकार, देखिए मूर्धन्य सा हो जाए, विसर्ग के बाद टा आया है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा धनुष टंकार। जैसे प्रह धन ठा, ठा आया है तभी मूर्धन्य सा होगा, पृष्ठ ता देखिए निधन तार दंती सा होगा, निस्तार। जैसे दुह धन थाकार, ता है था है तो दंती सा दुस्थकार। फिर से उदाहरण को देखें, विसर्ग के बाद चाछा तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य, विसर्ग के बाद टा ठा तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा, विसर्ग के बाद ता था तो विसर्ग के स्थान पर दंतीसा हो गया। तो यह नियम ये हुआ, यदि विसर्ग के बाद चाछा अथवा टाठा अथवा ताथा में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग क्रमशः तालव्य मूर्धन्य दंतीसा हो जाता है। तो ये नियम नंबर 1 ये आपका फार्मूला है और ये उदाहरण नोट कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद हम नियम नंबर 2 में देखते हैं। मिटाते हैं एक को, साथ साथ में नोट करते जाएं। नियम नंबर 2 में ये है, विसर्ग के पहले ई या उ आवे और विसर्ग के बाद का
खा पा फा, इन वर्णों में से कोई वर्ण आता है। विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ रहे और विसर्ग के बाद का खा पा फा इन वर्णों में से कुछ है तो विसर्ग के स्थान पर, ये विसर्ग इसके स्थान पर मूर्धन्य षा हो जाएगा। जैसे उदाहरण है निह धन कपट, विसर्ग के बाद का आया है तो विसर्ग और उसके पहले छोटी ई है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य षा तो निष्कपट। जैसे दुह धन कर्म, देखिए विसर्ग पहले छोटा ऊ है और इधर का है तो विसर्ग मूर्धन्य षा में बदलेगा दुष्कर्म। जैसे निह धन पाप, विसर्ग के पहले छोटी ई है और इधर पा है तो विसर्ग मूर्धन्य षा में बदला निष्पाप। जैसे दुहधन फल, छोटा ऊ है इधर फा है दुष्फल। तो देखिए विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ और उसके बाद का पा फा इन वर्णों में से ही है तो हर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य षा हो गया। तो नियम ये हुआ, विसर्ग के पहले ई या ऊ आवे और विसर्ग के बाद का खा पा फा में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य षा होता है। यह नियम नंबर 2 नोट कर लें। तो नियम नंबर 3 में आते हैं, इसको मिटाते हैं। नियम नंबर 3 है विसर्ग के पहले आ रहे और विसर्ग के बाद का खा पा फा। इसके पहले वाले में विसर्ग पहले ई या ऊ था, इसमें इतना अंतर है कि विसर्ग पहले आ में से कुछ है तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता, विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे आपका है प्रातः धन काल, हुआ विकार में नहीं हुआ प्रातः काल। जैसे पयः धन पान, विकार नहीं हुआ पयः पान। तो विसर्ग के पहले आ में से कुछ रहे और विसर्ग के बाद का खा पा फा आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। तो नियम नंबर 3। नियम नंबर 1 ये था कि विसर्ग के बाद में चाछा अथवा टाठा अथवा ताथा आता है तो विसर्ग के स्थान पर कमसा तालबिशा मूर्धन्य षा दंती सा होता है। नियम नंबर 2 में था कि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ आए और विसर्ग के बाद का खा पा फा में से कुछ वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य षा होता था। फिर तीसरे नंबर में है कि विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद का खा पा फा रहे तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। ये 3 नियम हुए। फिर चौथा नियम, विसर्ग के पहले ई या ऊ रहे और विसर्ग के बाद रा रथ वाला आवे, यानी विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ में से कुछ रहे और विसर्ग के बाद रा रथ वाला। तो ऐसी स्थिति में ये विसर्ग लुप्त हो जाएगा यानी गायब हो जाएगा और ये छोटी ई छोटा ऊ दीर्घ हो जाएंगे यानी छोटी ई बड़ी में हो जाएगा और छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। तो फिर से नियम देखें कि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा ऊ और विसर्ग के बाद रा तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, हट जाएगा और छोटी ई बड़ी ई में छोटा ऊ बड़ा ऊ में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं जैसे निह धन रज, विसर्ग के पहले छोटी ई है और विसर्ग के बाद रा आया रथ वाला तो विसर्ग को लुप्त किया, छोटी को बड़ी किया नीरज। जैसे निधन रोग, निरोग। छोटा ऊ ले लीजिए दुहधन राज, बड़ा होगा दुराज। देखिए छोटी ई है या छोटा ऊ है और उसके बाद में रा है तो छोटी ई बड़ी में बदल गई, छोटा ऊ बड़ा ऊ में बदल गया और विसर्ग लुप्त हो गया। तो नियम नंबर 4, विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ रहे और विसर्ग के बाद रा आवे तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई में और छोटा ऊ बड़ा ऊ में बदलेगा। ये नियम नंबर 4। और नियम नंबर 5 जो बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर शब्दावली उसी में है, ज़्यादा संभावनाएं उसमें हैं।
हम उसको लिखते हैं। पाँच में है कि विसर्ग के पहले अ के अलावा कोई स्वर, यानी विसर्ग के पहले अ न रहे, बाकी कोई भी स्वर इ उ री ए ओ में कोई भी, और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण रहे। घोष वर्णों में आते हैं किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण, स्वर वर्ण, ये घोष की श्रेणी में आते हैं, ये घोष वर्ण कहे जाते हैं। इनमें से कोई भी आ जाए तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, यानी विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई स्वर रहे और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण अर्थात किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण मानी यार अलावा, और स्वर वर्ण या 11 स्वर अ इ उ री ए ओ इन 11 स्वरों में से कोई स्वर आए, ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। बहुत संभावना, इधर 11 स्वरों में से 2 स्वर नाम है, 9 स्वर इधर कोई आ सकते हैं, और इधर आपके घोष वर्णों में ढेर सारे वर्ण आपके सामने लिखे हैं, ये तो काफ़ी संभावना इसमें है। तो हम सबके उदाहरण देखते हैं, जैसे छोटा, जैसे दुह, धन, गंध। देखिए विसर्ग के पहले छोटा ऊ है, अ के अलावा है, और विसर्ग के बाद गा है, गा किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, का वर्ग का तीसरा वर्ण है, गा का खा गा, तो विसर्ग के स्थान पे रा हुआ तो क्या बना, दुर्गंध। फिर देखिए चौथा निह, धन, झर, विसर्ग के पहले छोटी ई है, अ के अलावा ही है, और इसके बाद झा है, चा वर्ग का तीसरा वर्ण, चा छा जा झा चौथा वर्ण। ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर रा हुआ तो क्या बना, निर्झर। पांचवा देखिए, जैसे निधन मल, विसर्ग के पहले छोटी आ के अलावा है, और विसर्ग इसके बाद माँ, पा वर्ग का पांचवा वर्ण, पा फा बा भा मा पांचवा वर्ण है। ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर रा हुआ तो क्या बना, निर्मल। पांचवा। फिर अंतस्थ में देखिए, जैसे निधन विकार, विसर्ग के पहले तो छोटी ही है और उसके बाद वा, अंतस्थ वर्ण में 4 वर्ण आते हैं, या रा ला वा है। ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर रा हो गया तो बना निर्विकार। और फिर स्वर में देखिए, निधन आशा, देखिए विसर्ग पहले छोटी ही है, आ के अलावा है, और उसके बाद आ स्वर है, तो विसर्ग के स्थान पर रा हुआ तो क्या बना, रा हो, विसर्ग के स्थान पर रा हुआ, आ बढ़िया की मात्रा लगी, निराशा। तो इस प्रकार से विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई स्वर रहे और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण अर्थात किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण अथवा स्वर वर्ण में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। हर जगह देखिए ऊ है, ई है, ई है, ई है, ई है, आ के अलावा ही है। फिर विसर्ग के बाद गा तीसरा वर्ण, झा चौथा वर्ण, मा पांचवा वर्ण, वा अंतस्थ वर्ण, आ स्वर वर्ण, तो हर जगह पर विसर्ग के स्थान पर रा हो गया, हर जगह देखिए रा। तो नियम नंबर 5 काफ़ी व्यापक है, ध्यान से नोट करें। इसके बाद हम 5वें नियम के बाद 6वें नियम में इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, उसके हिसाब से देखें। छठवां नियम है विसर्ग के पहले आ, उसमें कहा गया आ के अलावा, और इसमें आ। और इधर विसर्ग में जो घोष वर्ण कहे गए हैं, घोष वर्णों में से स्वर वर्णों को हटा दिया तो बचा कितना, किसी वर्ग का
तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण, इनमें से ऐसी स्थिति में औतमा हा वर्ण, हा भी घोष में आता है, हा वर्ण। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर, ये विसर्ग में विकार होगा, छोटा ऊ, विसर्ग ऊ में परिवर्तित हो जाएगा और पहले अ मौजूद है तो आ और ऊ मिल करके ओ हो जाएगा, यानी अंतिम रूप से ओ बनेगा, लेकिन विसर्ग का परिवर्तन ऊ में होगा, जो आ से मेल करते हुए ओ हो जाता है, वहाँ गुण संधि भी लग जाती है। हम उदाहरण दिखाते हैं, जैसे यशः धन दा, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद दा, दा ता वर्ग का तीसरा वर्ण, ता था दा तीसरा वर्ण है। ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे तो ऊ हुआ, जो आ से योग किया तो ओ हो गया, तो बना यशोदा। जैसे यशः धनधारा, विसर्ग पहले छोटा आ है और इधर धा, ता था दा धा चौथा वर्ण है, तो विसर्ग ऊ में बदला, आ से योग किया तो ओ हुआ, तो बना यशोधरा। पांचवा देखिए, तेजः धनमय, विसर्ग पहले आ है और इधर माँ, माँ पांचवा वर्ण है, पा फा बा भा माँ पांचवा वर्ण है, तो विसर्ग ऊ में बदला, आ से योग किया तो ओ हुआ, तो बना तेजोमय। पांचवा अंतस्थ में देखिए, शरः धनवर, विसर्ग पहले आ है और इधर वा, अंतस्थ वर्ण में है यार अलावा वा, तो विसर्ग ऊ में बदला, आ से योग किया तो ओ हुआ, तो बना सरोवर। फिर आपका हा देखिए, मनः धनहर, विसर्ग पहले आ है और इधर हा है, विसर्ग ऊ में बदला, आ से योग किया तो ओ हुआ, तो ओ बना मनोहर। इस प्रकार से विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा अंतस्थ वर्ण अथवा हा वर्ण, इनमें से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग ऊ में बदलता है, जो पहले वाले आ से योग करते हुए ओ हो जाता है। तो ये नियम नंबर 6। फिर इसके बाद इसी में थोड़ा सा और हमने इधर स्वर हटा दिए थे जो पीछे वाले फार्मूले में थे, तो उन स्वरों को ले आए और 2 बार लाए, पहले आ को लाए फिर आ के अलावा लाए। तो फिर परिवर्तन करते हैं नियम नंबर 7 में। साथ है, विसर्ग के पहले तो आ रहे और विसर्ग के बाद भी आ रहे, यानी विसर्ग के पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो, तो विसर्ग और आ दोनों सब मिल करके, ये सब मिल करके प्लित हो जाता है। वो तो होगा लेकिन प्लित 3 गुना तेजी से उच्चारण करेंगे। जैसे आपका देखिए, यशः धन अभिलाषी, विसर्ग के पहले भी आ है और विसर्ग के बाद भी आ है, तो आ और विसर्ग सब मिलकर के प्लित हो जाएगा, ओ की मात्रा लगेगी और ये प्लित दे, यानी यशो भिलाषी। जैसे प्रथमा धन अध्याय, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद भी आ है, तो आ और विसर्ग मिलते हुए प्लित, ओ और दीर्घ प्लित, तो हुआ प्रथमोध्याय। ये प्लित हो गया। फिर इसी प्रकार से इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके 8वां नियम यह है कि विसर्ग के पहले तो आ रहे और विसर्ग के बाद जो आ के अलावा बचा, आ के अलावा स्वर, ऐसी स्थिति में ये विसर्ग लुप्त हो जाता है, विसर्ग हट जाएगा। विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद आ के अलावा कोई स्वर रहे तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, बस और कुछ चेंज नहीं होगा। विसर्ग विकार हो गया तो विसर्ग संधि है। जैसे आपका है आता है धन एव,
विसर्ग के पहले आ है और इधर ए है, आ के अलावा है तो विसर्ग लुप्त कर दिया तो बना अतएव। ठीक, ये 8 नियम हुए। और एक छोटा सा नन्हा सा एक नियम और बता देते हैं 9, यानी विसर्ग के बाद में अगर तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, इन तीनों सा में से कोई सा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग आगे वाले वर्ण में बदल जाता है, आगे वाले वर्ण में बदल जाता है। विसर्ग के बाद जो भी सा है विसर्ग उसी सा में बदलेगा। अगर तालव्य सा है तो विसर्ग तालव्य सा में बदलेगा, मूर्धन्य सा है तो मूर्धन्य सा में बदलेगा, अगर दंती सा है तो दंती सा में बदलेगा। देखिए उदाहरण देखिए, दोधन शासन, विसर्ग के बाद में तालव्य सा है तो विसर्ग तालव्य सा में बदल गया, यानी दुशासन। जैसे दुह धन साहस, दंती सा है तो विसर्ग दंती सा में बदलेगा, दुस्साहस। कहने का मतलब है विसर्ग के बाद जो भी सा आया है विसर्ग उस हिसाब में बदल जाएगा। तो ये 9 नियम है। फिर से देखिए आप, संभवतः परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी भाषा से संबंधित जो प्रश्न है इन्हीं 9 नियमों में सब के अंतर्गत आपको सब मिल जाएंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। फिर देखिए विसर्ग संधि, जहाँ पर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आवे और विसर्ग वर्ण के रूप में परिवर्तन हो जाए वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। नियम नंबर 1 कहता है कि विसर्ग के बाद चाछा अथवा टाठा अथवा ताथा में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्रम से तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा में से कुछ होता है। दूसरा नियम है कि विसर्ग के पहले ई या ऊ रहे और विसर्ग के बाद काखा पाफा में से कुछ वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा होगा। तीसरे नियम में बताया गया कि विसर्ग के पहले आ रहे और विसर्ग के बाद काखा पाफा में से कुछ वर्ण रहे तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जो का त्यों बना रहता है। फिर चौथे नियम में बताया गया विसर्ग के पहले ई या ऊ, छोटा ई, छोटी ऊ और विसर्ग के बाद रा वर्ण आता है तो विसर्ग के लुप्त हो जाता है और ई ऊ दीर्घ हो जाते हैं। छोटी ई बड़ी में बदल जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ बदल जाएगा। ये पांचवा नियम था कि विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई स्वर आता है और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण अर्थात किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण अथवा स्वर वर्ण, इनमें से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। फिर इसके बाद छठवां नियम था कि विसर्ग के पहले आ रहे और विसर्ग के बाद घोष वर्णों में से स्वर वर्ण को हटा दिया तो बचे किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण अथवा हा वर्ण। तो विसर्ग छोटे ऊ में बदलता है जो पहले वाले आ से योग करते हुए ओ हो जाता है। फिर अगला नियम है कि विसर्ग के पहले, 7वां नियम, विसर्ग के पहले आ रहे और विसर्ग के बाद भी आ रहे तो विसर्ग और आ मिलकर के प्लितु बन जाता है। फिर 8वां नियम है विसर्ग के पहले आ रहे, विसर्ग के बाद आ के अलावा कोई स्वर रहे तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। फिर एक और नियम 9वां, विसर्ग के बाद में तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा में से कोई सा आता है तो विसर्ग उससे आगे वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 9 नियम ध्यान से पढ़ रखें और उसके साथ ढेर सारे उदाहरण दिए हुए हैं। इन नियमों को ध्यान से आप दिमाग में बैठा लें और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हमारा संधि प्रकरण आज समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे किसी नए बिंदु पर। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के हमने सारे नियम आपको बता दिए। इन नियमों के माध्यम से आप परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से आपको आसान लगेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही, बस धन्यवाद।